गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल टू कोडी फ्रंटियर। आज जिस न्यू टॉपिक के साथ हम आए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का ब्रिटिशर्स का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की भारत में एंट्री कैसे होती है और किस तरीके से वो अपना ट्रेड करने के लिए भारत आए और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाते बढ़ाते यानी कि ट्रेड एक्सपेंशन करते करते इंडियन एम्पायर में अपना उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया और अगले 200 सालों तक भारत में अपना मोनोपोली स्टैब्लिश किया एज अ रूलर। ठीक है, और ट्रेडर से लेकर के उनका जो मोनोपोली तक का सफर है एक शासक के तौर पर, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन के दौर से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है लॉर्ड मेयर। ठीक है, ये लॉर्ड मेयर शायद नाम आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आपने सुना होगा, बट फिर भी बता दें कि लॉर्ड मेयर जो हैं इन्हीं की अध्यक्षता में, ठीक है, लॉर्ड मेयर की ही अध्यक्षता में एक्चुअली क्या हुआ कि 1599 में एक बैठक बुलाई गई थी। 1599 में इंग्लैंड में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जो था लंदन में। ठीक है, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन में 1599 में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, और ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी ये व्यापारियों का, व्यापारी दल का था। अब ये व्यापारी दल कहाँ के थे? तो लंदन के थे, और सभी व्यापारी दलों ने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एक संस्था बनाने की मुहिम, यानी कि एक इन्होंने मीटिंग में एक डिसीजन लिया कि हमें एक ट्रेडिंग कंपनी बनानी है। ठीक, और अध्यक्षता लॉर्ड मेयर में ये एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी तरीके से चूंकि इनका व्यापार किससे था? पूर्वी देशों से था, पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ, यानी ईस्ट में जो इतने भी कंट्रीज हैं उनके साथ इनकी ट्रेड करने की बात थी, और इन्होंने इसे अप्रूव दिया। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि 1599 में ही अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रेडिंग कंपनी बनती है अंग्रेज़ों की, जो ट्रेडिंग कंपनी बनती है अंग्रेज़ों की, जो व्यापारिक कंपनी बनी, ठीक है, क्लियर? तो उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1599 में, जिसको एक्चुअल में जो अनुमति मिलती है वो मिलती है एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में। तो पहल हुई है 1599 में, और आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिशर्स की व्यापारिक कंपनी, जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी लंदन में 1599 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। और जितने भी व्यापारी ग्रुप हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य था कि वो पूर्वी देशों के साथ अपना ट्रेड करना चाहते थे, और इसी ट्रेडिंग कंपनी को आगे चल करके नाम दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पर इसका नाम जो था, एक्चुअल नाम था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। तो देखते हैं चल करके आगे कि किस तरीके से ये कंपनी अपना शुरुआत करती है और किस तरीके से कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आती है। ठीक है, ना अब देखिए आगे एक्चुअल में होता क्या है कि 1600 की हम बात करेंगे। ठीक है, 1500 की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, 1500 में क्या हुआ वो मैंने बता दिया, 1599 में क्या हुआ मैंने बता दिया। अब 1600 में आते हैं। 1600 के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो तरीकों से देखना है, एक हम देखेंगे इंग्लैंड और दूसरी तरफ हम देखेंगे भारत यानी इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड को भी देखना है और भारत को भी देखना है। अब आगे देखिए क्या होता है कि अगर मैं सबसे पहला पॉइंट लेती हूँ, इंग्लैंड को पहली बार में देखते हैं, तो इंग्लैंड को लेकर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले हम हाईलाइट कर देते हैं, सेकंड में हम भारत को देखेंगे। ठीक, इंग्लैंड में अगर देखें तो इंग्लैंड की जो सत्ता थी उस समय ब्रिटेन की शासिका क्वीन एलिजाबेथ प्रथम है। तो पूछा जाएगा इंग्लैंड की जो क्राउन थी, यानी इंग्लैंड की जो सत्ता थी, ताज थी, वो किसके हाथों में थी? तो एलिजाबेथ प्रथम,
क्वीन ऑफ इंग्लैंड है एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। और यहीं पर 1600 में एलिजाबेथ के ही द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1600, यानी 1600 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1600, ठीक है, इस नाम से हम बोलेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1600। किसके शासनकाल में जारी हुआ? तो ब्रिटेन की शासिका एलिजाबेथ के शासनकाल में इन्होंने अनुमति दी। और इसी चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, 1600 का एलिजाबेथ के शासनकाल में जो ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी बनती है जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसका व्यापारिक नाम था द गवर्नर and the merchants of London, the governor and the merchants of London trading into the east। ये थोड़ा सा बड़ा नाम है, ये थोड़ा सा बड़ा नाम है। कॉमनली आप ईस्ट इंडिया कंपनी, आपसे पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि पोर्टुगीज की व्यापारिक कंपनी का नाम क्या है? स्टातो द इंडिया। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था जिस नाम से वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? देख लीजिए, द गवर्नर। गवर्नर एक सुप्रीम अधिकारी होगा ट्रेडिंग कंपनी का और उसके साथ व्यापारियों का एक समूह होगा, तो क्या नाम हो गया? द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ये नाम है जिसको आगे चल करके आज आप बहुत कॉमन नाम में बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन का तरीका कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो एलिजाबेथ के शासनकाल में हुई थी, एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में। किस चार्टर के तहत हुई थी? तो 1600 के चार्टर के तहत, ठीक है। अब कंपनी की स्थापना हो गई। कंपनी की स्थापना के बाद अब कंपनी को काम करना है। अब काम करना है, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि पूर्वी देशों के साथ, इसीलिए ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट का नाम दिया गया, ठीक। अब इनका जो मेन प्रयोजन था, यानी गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन का, जिसको आम भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, इनका मेन उद्देश्य था कि ये कंपनी आना चाहती थी इंडिया, ये कंपनी आना चाहती थी इंडिया, इंडिया में ट्रेड करना चाहती थी, इंडिया में इन्होंने अपना फोकस करना शुरू किया और इसके लिए फिर से अप्रूवल मांगा गया एलिजाबेथ फर्स्ट से, ठीक है। एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेट है हमारा 31 दिसंबर 1600, 31 ऑफ दिसंबर 1600 को। एक्चुअल में क्या होता है, एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने की अनुमति प्रदान की। भारत में ट्रेड करने की जो अनुमति एलिजाबेथ ने प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन को, उसकी डेट आती है 1600 में। कब? 31 दिसंबर को। और यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि कब, ये तो डेट इंपॉर्टेंट है, और फिर कितने वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं तो केबीसी में ये क्वेश्चन भी आया था और टोटल इसका जो अमाउंट था केबीसी में कितने का पूछा गया था, तो ये 50 लाख का क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी तो ब्रिटेन की सत्ता किसके हाथों में थी? आपके एग्जाम्स में भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एलिजाबेथ है अनुमति दे चुकी हैं, भारत में भी आने की अनुमति दे चुकी हैं। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि आपसे यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, 1600 को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये चीज समझिए कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में डेट घूमते रहना चाहिए और डेट के साथ उस समय का जो भी टाइम पीरियड है, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, वो अल्टीमेटली दिमाग में आने चाहिए। अब हम इंडिया की बात करें, 1600 की बात करें, तो क्या कोई नाम दिमाग में आ रहा है? क्या कोई नाम दिमाग में आ रहा है? आप बताइएगा। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर यानी मुगल शासनकाल,
ये मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड है ये, मुगल पीरियड। सबसे पहले तो ये कनेक्टिविटी जानिए, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है, कनेक्टिविटी जानिए। आपको पता है कि मुगल पीरियड कब से शुरू हुआ था? बाबर से शुरू हुआ था, यानी 1526 से, और हम जो मिडाइवल हिस्ट्री में जानते हैं वो 1707 तक है। तो वहां तक चूंकि बहुत और भी आगे है, बट यहाँ तक हम अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं। मुगल पीरियड में अगर मैं 1600 की बात करूं तो एक नाम जहन में आता है, जिल-ए-इलाही जलालुद्दीन। किसका नाम है? अकबर का, ठीक है। ये अकबर का शासनकाल था भारत में। जैसे समझिए कि ब्रिटेन की शासिका एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, वैसे ही इंडिया का जो तख्तो-ताज था वो किसके कंधों पर था, या इंडिया का किंग कौन था? अकबर थे, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि इम्पोर्टेंट हमारे लिए टाइम पीरियड भी है, तो मैं यहाँ टाइम पीरियड लिख देती हूँ। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605, क्योंकि अकबर की डेथ हुई है तो इसी के बीच में 1600 आएगा, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है, आई थी, तो सत्ता किसके हाथों में थी? और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से अनुमति मिली, तो ब्रिटेन से अनुमति मिली 1600 में मिली, ठीक है। तो कंपनी को जब ब्रिटेन से अनुमति मिली तो भारत में सत्ता किसके हाथों में थी? अनुमति एलिजाबेथ ने दी थी, 31 दिसंबर को दी थी 1600 को। तो 31 दिसंबर 1600 यानी 1600, मुगल एम्परर ऑफ इंडिया जिल-ए-इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, क्लियर। अकबर के शासनकाल में ब्रिटेन से अनुमति मिली है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए आगे की सिचुएशन, आगे की सिचुएशन क्या बदलती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और पॉइंट में बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है और इसके बनने के बाद इसको जो इंडिया में ट्रेड करने की अनुमति दी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो अथॉरिटी होता था, सुप्रीम अधिकारी जो होंगे वो डायरेक्टर होंगे, ठीक है, डायरेक्टर होंगे। और ये कंपनी किसके अंडर काम करेगी? तो क्राउन के अंडर काम करेगी। क्राउन कौन? ब्रिटेन की शासिका, जो किंग होंगे या क्वीन होंगे उनके अंडर। तो ये किससे किससे मिलके बना होगा? एक डायरेक्टर से मिलके बना होगा, एक डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलके बना होगा, डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलकर के बना होगा। और इसमें टोटल 24 सदस्य होंगे, 24 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे कि व्यापार को निगरानी में रखेंगे कि व्यापार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, डायरेक्टर हैं और 24 मेंबर्स हैं और एक डेप्यूटी डायरेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से। अकबर के समय ब्रिटेन में अनुमति मिल चुकी है 1600 में। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। एलिजाबेथ की ऑलमोस्ट कुछ दिनों के बाद डेथ हो जाती है, और अब चूंकि इन्होंने मन बना लिया कि इंडिया में हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करना है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी के तौर पर, एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी के तौर पर ब्रिटेन की सत्ता कौन होते हैं अगले किंग के तौर पर? कौन होते हैं अगले किंग के तौर पर? ये नाम है जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट। ये आपको ना लिंक समझना पड़ेगा, ठीक है। एलिजाबेथ के बाद कौन बने? जेम्स फर्स्ट बने, ठीक है। ये सक्सेसर ऑफ एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ प्रथम के उत्तराधिकारी के तौर पर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हुए हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस में अगर हम पहली बात बताएं तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 1608। अब ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है डेट क्योंकि भारत में अंग्रेज आए थे जिन्होंने पहली बार भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी, ठीक है। तो भारत भेजने की प्रक्रिया में जेम्स फर्स्ट के ही समय जो फर्स्ट ब्रिटिश आए थे व्यापार की अनुमति के लिए, और यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका नाम क्या था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस या विलियम हॉकिंस। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा कि 2019, ठीक है, 2019 के एसएससी सीजीएल का ये आया हुआ क्वेश्चन भी था,
ठीक है। द फर्स्ट ब्रिटिश हु केम टू टेक परमिशन टू इंडिया, ठीक है, जिन्होंने भारत में आके व्यापार की अनुमति ली थी। तो 1608 फर्स्ट ब्रिटिश जो भारत आए, ठीक है, किसके समय चले थे? जेम्स फर्स्ट के समय चले थे। एलिजाबेथ ने अनुमति दे दी। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जब आते हैं तो यहाँ पर फिर से सत्ता परिवर्तन हो रही है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बात इनसे कंसर्न कि ये जब इंग्लैंड से आए थे व्यापार की अनुमति के लिए तो इनकी जहाज का नाम था हेक्टर। इनकी जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर शिप से आए थे ये, ठीक है। और ये हेक्टर शिप जो है ये कहाँ आकर के रुकी थी? सबसे पहले ये कहाँ आए थे? सूरत में आए थे। सूरत में आए थे, ठीक है। अगर सूरत की हम बात करें तो ऑलमोस्ट समझिए कि आपका गुजरात का एरिया पड़ेगा। ये गुजरात का एरिया है और गुजरात की तटीय समुद्री रेखा, द लॉन्गेस्ट स्टेट है जो आपका सबसे लंबा तटीय रेखा बनाता है, द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है गुजरात, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में आए हैं, कहाँ पे आए हैं? सूरत में आए हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब यहाँ पे 1608 है और 1608 अगर इम्पॉर्टेंट है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अभी मैंने बताया कि अकबर की डेथ हुई है 1605 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1608 में मुगल एम्परर के तौर पर कौन होंगे? सन ऑफ अकबर जहांगीर, सन ऑफ अकबर जहांगीर। और जहांगीर जो सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं अकबर के, उनके टाइम पीरियड में कैप्टन विलियम हॉकिंस आएंगे और इनसे यानी कि जहांगीर से ट्रेड करने की अनुमति मांगेंगे, व्यापार करने की अनुमति मांगेंगे, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस के भारत आने का दो प्रयोजन है। दो प्रयोजन क्या क्या? टू मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या? फर्स्ट, ही वांटेड टू स्टार्ट द ट्रेड इन इंडिया, इसके लिए परमिशन, तो व्यापार करने की अनुमति, और दूसरी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगेंगे, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है। अब चूंकि जहांगीर है, जहांगीर को अंग्रेजी नहीं आती है, जहांगीर को अंग्रेजी नहीं आती है। और जहांगीर जो मुगल एम्परर हैं, इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1605 से लेकर के 1627 इनका जहांगीर का शासनकाल है, ठीक है, मुगल एम्परर के तौर पर। 1608 में ये आए तो जहांगीर के समय आए। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है जो विदेशी भारत आए हैं, किनके समय, कब, कौन, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो 1608 में आते हैं और ये अनुमति लेने के लिए आए, बट जहांगीर को अंग्रेजी नहीं आ रही है। अब मुगल एम्परर की जो भाषा होती थी ये होती थी कौन सी भाषा होती थी? कौन सी भाषा होती थी बताइए? फारसी भाषा, ठीक है। तो जहांगीर की कोर्ट की कार्यवाहियां किस लैंग्वेज में की जाती थी? फारसी भाषा में की जाती थी, पर्शियन लैंग्वेज में की जाती थी, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस है तो अंग्रेज, लेकिन ये इंग्लैंड से ये जानता है कि भाई हमारी इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी, तो ये क्या करता है कि तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज ये सीख कर आता है। और जब ये आया इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर के दरबार में, तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आया भी हुआ है कि किस भाषा में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से बात की थी? पर्शियन लैंग्वेज में बात की थी, फारसी भाषा में बात की थी, पर्शियन लैंग्वेज में बात की थी। क्यों बात की थी? क्योंकि ये मुगलों की दरबारी भाषा थी, ठीक है। अब यहाँ पर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, और अतिथि देवो भव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 मनसब मतलब लैंड, जमीन, गिफ्ट के तौर पर, जब रॉयल लैंड किसी को गिफ्ट के तौर पर दी जाती थी तो उसको मनसब कहा जाता था। एक टर्म आता है मनसबदारी प्रथा। इस मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के समय की गई थी कि जब भी किसी रॉयल लैंड को किसी को दिया जाता था, ठीक है, तो उसको एक पोस्ट दिया जाता था, मनसब का पोस्ट दिया जाता था और उसको मनसबदार कहा जाता था। जैसे जमीन का ओनर जमींदार, लेकिन उसको रॉयल लैंड नहीं दिया जाएगा, वो उसकी खुद हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होगी। बट यहाँ पे ये क्या होगा? ये मुगलों का रॉयल लैंड होगा जो किसी को मुगल एम्परर दे रहे हैं। तो मनसबदारी प्रथा अकबर के समय शुरू हुई है और चूंकि वो कंटिन्यूड हो रही है, तो मनसब यानी कि लैंड को गिफ्ट के तौर पर जहांगीर ने किसे दिया था? 400 मनसब कैप्टन विलियम हॉकिंस को, और साथ में इनको खान की उपाधि भी प्रदान की गई थी,
ठीक है, इन्हें खान टाइटल प्रदान किया गया था जहांगीर के द्वारा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी वेलकमिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन इनको परमिशन, ट्रेड करने की परमिशन एकाएक नहीं मिली। बट फिर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इन्होंने इसी गुजरात से, चूंकि अप्रूवल एकदम से नहीं मिला है, तो किसी तरीके से समहाउ इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। बट एक्चुअल में अगर पूछा जाता है कि सूरत में पूरी तरीके से ट्रेड इन्होंने कब स्थापित किया है, तो 1613 में जाकर के स्थापित किया। ठीक है, फुल फ्लेजेड फैक्ट्री जो बनती है वो बनती है 1611 में मसूलीपट्टनम में। यहाँ पर समहाउ ट्रेड कर रहे हैं, बट दूसरे यूरोपियन पावर्स ज्यादा पावरफुल हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स यहाँ सूरत से आज चले आएंगे, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। तो 1611 मसूलीपट्टनम, और फिर जाकर के दोबारा से जब फैक्ट्री उन्होंने फुल फ्लेजेड यानी पूर्ण रूपेण फैक्ट्री बनाया तो 1613 हो चुका था। तो अगर पूछा जाएगा कंप्लीट फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, तो मसूलीपट्टनम हम आगे देखेंगे। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की नींव कहाँ स्थापित की, पूर्ण रूपेण फैक्ट्री, तो मसूलीपट्टनम। फैक्ट्री की नींव कहाँ स्थापित की, तो सूरत। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि 1608 में जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो मैंने बोला कि पूर्ण रूपेण फैक्ट्री नहीं है, बट समहाउ इन्होंने शुरू कर दिया था, तो सूरत। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या है वो आपको देखना जरूरी है। कभी ये सूरत मसूलीपट्टनम दोनों देते हैं, कभी केवल मसूलीपट्टनम देते हैं, कभी केवल सूरत देते हैं, और टाइम से आपको इसको डिनोट करके तब आगे करना पड़ेगा। ठीक है, 1608 ये सारी चीजें हो गई हैं। विलियम हॉकिंस आ गए हैं, पर्शियन लैंग्वेज में बात कर दिया। सूरत में इनकी फैक्ट्री के तौर पर, एक नॉट कंप्लीट बट फैक्ट्री के तौर पर इनकी स्थापना हो चुकी है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, इसके बाद इनकी ट्रेड भारत में शुरू होती है। ठीक है, और जब ट्रेड शुरू हो गई है तो धीरे धीरे ये अपना हाथ पांव पसार रहे हैं इंडिया में ट्रेड करने को लेके। काफी प्रॉफिट होता है ट्रेड को लेकर के। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आता है हमारे लिए, 1615। 1615 में क्या हुआ, वही जेम्स फर्स्ट का शासनकाल है। और जेम्स फर्स्ट ने जब देखा इंडिया में कि हमें ब्रॉड प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के माध्यम से, तो इस बार जो व्यक्ति को जेम्स फर्स्ट भेजेंगे वो उनके एम्बेसडर के तौर पर होंगे। फर्स्ट वाले एम्बेसडर नहीं है, ठीक है, ये इनके राजदूत के तौर पर भेजे जाएंगे। किसके राजदूत, यानी राजा का दूत। यानी किस राजा का दूत है, जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर होगा, जो 1615 यानी जहांगीर के टाइम पीरियड में आएंगे। और नाम है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि जहांगीर के समय राजदूत बनकर कौन आए थे, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम नहीं होगा, सर थॉमस रो नाम होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सर थॉमस रो। अब ये जब आते हैं, अगेन मैंने वहां पे लिखा है कि 1627 तक जहांगीर है, तो 1615 डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और इनको भारत आने का इनका 2 ऑब्जेक्टिव्स था। क्या क्या, टू एक्सपैंड ट्रेड, व्यापार भारत में और ज्यादा बढ़ाना, और अन्य फैक्ट्रियां खोलना, एंड टू ओपन मोर फैक्ट्रीज, अन्य फैक्ट्रियां खोलना। ठीक है, टू ओपन मोर फैक्ट्रीज, टू एक्सपैंड ट्रेड, नंबर 1, एंड टू ओपन मोर फैक्ट्रीज, एंड टू ओपन मोर फैक्ट्रीज, ये दोनों। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्हों को भी अप्रूवल जहांगीर ने दे दिया, इनको भी अनुमति जहांगीर के शासनकाल में मिल गई, और इस तरीके से उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंशन शुरू कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे का प्रोसीडिंग्स क्या होता है मुगल्स को लेकर के और इनके ट्रेड एक्सपेंशन को लेकर के। चलिए, अब आइए हम कुछ घटनाओं को एक क्रमवार सिलसिले में देख लें। जैसे अगर हम 1611 की बात करते हैं, ठीक है, 1611 की हम बात करते हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी 1611 को लेके। पहली चीज क्या है 1611 में, कि एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था स्वाली, स्वाली का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली। अब अगर ये पूछा जाए कि युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो स्वाली का बैटल हम देखेंगे, ये अंग्रेज
अंग्रेज और दूसरी तरफ पोर्टुगीज के बीच हुआ था भारत में। स्वाली का बैटल ब्रिटिश है। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों में कैप्टन मिडिल्टन है। अंग्रेजों में कैप्टन मिडिल्टन है जिन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ पर पराजित किया है। ये बैटल में पुर्तगालियों को पराजित किसके नेतृत्व में किया गया? मिडिल्टन के नेतृत्व में किया गया। और इसी स्वाली के युद्ध के जीतने के बाद, ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज़ों को अनुमति प्रदान की थी कि इसी बैटल के बाद उन्होंने कहा कि जाकर के सूरत में आप फैक्ट्री को स्थापित करें। तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति इसी स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को डिफीट करने के बाद ब्रिटिशर्स को अप्रूव किया गया था। किसके द्वारा? मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। और सेकेंड चीज़ होती है 1611 में मसूलीपट्टनम बोल दीजिए या मछलीपट्टनम बोल दीजिए, मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फुल फ्लेजेड फैक्ट्री, पहली पूर्ण रूपेण फैक्ट्री के तौर पर स्थापित की गई। ठीक, यहीं हम आगे चलें तो स्वाली के बाद अनुमति मिली थी कहाँ के लिए? सूरत के लिए। लेकिन ये फैक्ट्री जो स्थापित होती है सूरत में, ये होती है 1613 में। अंग्रेज़ों की सूरत में फैक्ट्री जो स्थापित होती है अनुमति के पश्चात, वो होती है 1613 में। आगे चल करके हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में, जिसमें एग्जैक्टली 1630 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1630 में इंपॉर्टेंट क्या है कि एक संधि होती है जिसको कहा जाता है मैड्रिड, जिसको कहा जाता है मैड्रिड की संधि, ट्रीटी ऑफ मैड्रिड। अब ये ट्रीटी ऑफ मैड्रिड क्या है समझिए कि जो ब्रिटेन है, ठीक है, और जो पोर्टुगल कंट्री है, दोनों के बीच में व्यापार को लेकर के तनातनी जो चल रही थी, जो डिससैटिस्फैक्शन था अपनी मोनोपोली को लेकर के, इस मैड्रिड की ट्रीटी के साथ एक तरीके से कहा जाए तो अंग्रेज और पोर्टुगीज के बीच में, ठीक है, अंग्रेज और पोर्टुगीज के बीच में व्यापारिक जो द्वेष थे, जो डिस्प्यूट्स थे, ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, वो खत्म होते हैं। यानी कि व्यापार का एक तरीके से बोला जाए कि व्यापार ट्रेडिंग डिस्प्यूट, व्यापारिक द्वेष या डिस्प्यूट जो है, ट्रेडिंग डिस्प्यूट एंड हो जाता है, एंडेड। ठीक है, तो एक तरीके से अब ये देखिए कि सूरत को उन्होंने कैप्चर कर लिया, सूरत को अपनी फैक्ट्री के तौर पर 13 में स्थापित कर लिया, मसूलीपट्टनम में स्थापित कर लिया, पोर्टुगीज के ऊपर अपनी पूर्णता एक विजय हासिल कर ली। अंग्रेज जो है कैप्टन मिडिल्टन के नेतृत्व में, स्वाली का युद्ध है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अंग्रेज़ों की भारत में। अब यहाँ पे जो पोर्टुगीज़ और अंग्रेज़ों के बीच में जो मैड्रिड की संधि है और व्यापारिक जो द्वेष है, व्यापार का जो उनका करने का जो डिस्प्यूट है, वो एंड हो जाता है। ठीक है ना। अब 1630 के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ब्रिटिशर्स को लेकर के भारत में है, वो है 1632। आपको अगर ध्यान में होगा तो गोलकोंडा जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है और यहीं पर एक सुनहरा फरमान जारी किया जाता है, सुनहरा फरमान। ठीक है, इसे हम अगर इंग्लिश में बोलें तो हम बोलेंगे गोल्डन फरमान। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आगे ये फरमान ही ब्रिटिशर्स को भारत में एम्पायर एक्सपेंशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के तौर पर होता है। ठीक है, सुनहरा फरमान ये जारी करते हैं कौन? तो गोलकोंडा। गोलकोंडा के शासक, ठीक है, ने अंग्रेजों को, गोलकोंडा के शासक ने अंग्रेजों को ये गोल्डन फरमान जारी किया 1632 में। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी गोलकोंडा को, ठीक है, इसी गोलकोंडा को व्यापारिक यानी ट्रेड करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी जो शासक हैं गोलकोंडा के, जो शासक है गोलकोंडा के,
उन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग करने की मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गोलकोंडा ट्रेडिंग क्या हो गया, जोन हो गया ब्रिटिशर्स का भारत में। और इसके बदले गोलकोंडा के शासक ने इनसे कितने पैसे लिए, 500 पैगोडा। अब ये पैगोडा क्या है, पैगोडा क्या है, तो ये गोल्ड कॉइन्स होते थे, यानी अंग्रेज जो हैं ये यहाँ पर गोलकोंडा में ट्रेड करने के लिए यहाँ के शासक को 500 पैगोडा ये देंगे, ठीक है, और वो ट्रेड करेंगे। आगे की इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, अब इसके बाद क्या होता है, साउथ में उनका डोमिनेटिंग जो है ट्रेंड वो बढ़ता जा रहा है, वो बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं ट्रेड को लेकर के। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1639। देखिए हम सीक्वेंस में करते जा रहे हैं तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे आपको पूछा गया है पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, स्वाली का युद्ध और बेदारा का युद्ध, इनको क्रम में सजाइए। तो कम से कम आपको ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं याद करने को, और कैसे सीक्वेंस हुए हैं, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है ना। 1639 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि चंद्रगिरी के राजा हैं, एग्जैक्टली क्या है, एक जगह है 1639 में चंद्रगिरी के राजा हैं, चंद्रगिरी के रूलर हैं, ठीक है। चंद्रगिरी के राजा ने क्या किया कि अंग्रेजों को उन्होंने मद्रास जो है वो पट्टे पर दे दिया ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने चंद्रगिरी के रूलर जो हैं वो मद्रास को ट्रेड करने को अंग्रेजों को दे देते हैं, ठीक है, मद्रास को ट्रेड करने को अंग्रेजों को दे देते हैं। और आगे चल करके आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी मद्रास में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी मद्रास को अंग्रेजों ने किलेबंदी की, इसी मद्रास को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फोर्टिफाई कर दिया। और यही मद्रास पहला किला अंग्रेजों का भारत में है, वो माना जाता है, कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का भारत में पहला किला कहाँ स्थापित किया गया था, तो मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीएफ 2013 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। कब स्टैब्लिश हुआ, ये अभी स्पेशली हरियाणा के एग्जाम में आया हुआ था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में पहला किला अंग्रेजों का। और भारत में भी इन इंडिया अगर पूछा जाएगा कि भारत में पहला किला कहाँ है, ठीक है, तो मद्रास में। क्या नाम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक। अब आगे आते हैं। क्लियर। नाउ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आगे चल करके क्या है कि 1633 तक, ठीक है, 1633 तक अंग्रेजों का मूवमेंट यानी ब्रिटिशर्स का मूवमेंट कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। ये ट्रेड एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो ट्रेड एक्सपैंड करते करते इन्होंने अपना साउथ में एक्सपैंड किया, फिर ये आ गए ईस्टर्न कोस्ट में, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में, और ये है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बालासोर। तो ये ईस्टर्न इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। बालासोर में इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ठीक है। आगे चल करके अगर हम एक चीज देखते हैं तो आप एक चीज देखिएगा, ये डेट है 1658 का, ठीक है, 1658 का। ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह अपनी ट्रेडिंग कंपनियां स्थापित कर दी थी, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अगर हम बोलें तो बंगाल, बिहार, ओडिशा, बंगाल, बिहार, ओडिशा, मसूलीपट्टनम, ये मेन सेंटर्स हैं, ठीक है। इनमें से बहुत, अगर आप ये देखिए एक चीज अगर और हम देखें तो मसूलीपट्टनम, अगर आप देखें तो मसूलीपट्टनम आ जाएगा साउथ इंडिया में, ठीक है, मसूलीपट्टनम आ जाएगा साउथ इंडिया में। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में, तो मसूलीपट्टनम। अगर हम उड़ीसा देखें तो ये पूर्वी तट पे आ जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट में या ईस्ट कोस्ट में भारत का,
ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने सूरत को देखा तो वो सूरत आपका वेस्टर्न कोस्ट का हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग जो है इनकी मैक्सिमम अपने पोजीशन पर पिक पर राइज की गई थी। इसके बाद आगे चल करके हम देखते हैं कि एक शादी होती है, और ये जो शादी होती है 1661 में हो रही है, और ये किनके बीच हुई है, तो पोर्टुगीज राजकुमारी और ब्रिटेन के राजकुमार के बीच हो रही है। तो चलिए आगे हम उनको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ना अब देखिए 1661 की बात करते हैं। ठीक है, अब तक हमने देखा कि ट्रेड एक्सपेंशन वो यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, जगह को देखा। अब चूंकि पोर्टुगीज और ब्रिटिश के बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित होती है, मैड्रिड की संधि ने उनके बीच में व्यापारिक द्वेष को खत्म किया 1630 में, और 1661 में ये जो मैरिज होता है, ये जो विवाह होता है, ठीक है, ये जो विवाह होता है आपसे पूछा जाएगा किनके बीच हो रहा है विवाह। तो अगर हम देखें, मैंने बोला पोर्टुगीज पुर्तगाली राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी पुर्तगाल की हैं और राजकुमार ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के राजकुमार हैं, ठीक है, और शादी हो रही है 1661 में। पुर्तगाली प्रिंसेस हैं, पोर्टुगीज प्रिंसेस हैं, नाम है कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी का नाम है कैथरीन, और ब्रिटेन के राजकुमार का नाम है चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स टू। अब आगे देखिए होता क्या है कि जो राजकुमारी हैं इनको शादी में डाउरी के तौर पर, दहेज के तौर पर इनके फैमिली ने इनको शादी में दिया हमारी बम्बई की, ये जब जाएं ससुराल तो ये बम्बई को दहेज के तौर पर लेकर के जाएं। तो ये बम्बई जो है पोर्टुगीज एम्पायर के हिस्से से इस कैथरीन राजकुमारी के द्वारा शादी के दहेज में ये उनके ससुराल ले गया, और यहाँ पर किसका पावर आ गया, चार्ल्स टू का, यानी ये बम्बई किसके हाथों में चली गई, ब्रिटेन के हाथों में चली गई। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए जानने आने वाले समय में क्या है कि चार्ल्स टू क्या करेंगे 1668 में, ठीक है, 1668 में बम्बई जो कि इंडिया में है, चार्ल्स टू इसको दे देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन बम्बई। अब आप पूछिएगा कि कैसे दी गई, तो व्यापार करने के लिए दी गई, एनुअल रेंट के तौर पर दी गई, और सालाना 10 पाउंड, साल का 10 पाउंड एनुअल रेंट कंपनी ट्रेड करेगी, और वो ब्रिटेन की ताज को, चार्ल्स टू को 10 पाउंड एनुअली इसके करके ट्रेडिंग के बदले में उसको रेंट के तौर पर, ठीक है, एनुअल पेमेंट के तौर पर देगी। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कि 1668 में कंपनी के हाथों में आ गई बम्बई, ठीक है, और ब्रिटेन के क्राउन को मिला ये 1661 में। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि अब तक हमने देखा कि सूरत है, मसूलीपट्टनम है, उड़ीसा का बालासोर है, अब बम्बई बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनने जा रहा है ब्रिटिशर्स का भारत में, ठीक है, बम्बई बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनने जा रहा है ब्रिटिशर्स का भारत में, और यहीं पर सेंटर के तौर पर, ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर इसको स्टैब्लिशमेंट मिलेगी और बहुत पावरफुल सेंटर बनेगा 1687 ऑनवर्ड्स। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और आगे हम देख लेते हैं। चलिए अब आगे एक डेट है 1669, ठीक है, जेराल्ड ऑंगियर, जेराल्ड ऑंगियर, ये नाम देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जेराल्ड ऑंगियर एग्जैक्टली प्रेसिडेंट बनते हैं सूरत के और मद्रास के गवर्नर बने। ये बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सूरत और गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, सॉरी गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे के तौर पर,
गवर्नर ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंट ऑफ सूरत एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। और इसी के बाद क्या है कि जो ट्रेड एक्सपेंशन होता है भारत में, तो ट्रेड एक्सपेंशन के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि ये जितने भी गवर्नर्स हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्पायर एक्सपेंशन के लिए इन्होंने अपनी नींव स्थापित की। अब आगे चल करके थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एक ना इक्वलाइज करने वाला जो सिचुएशन हमें देखना होगा कि आगे चल करके औरंगजेब के टाइम पीरियड में अगर हम औरंगजेब के टाइम पीरियड को देखें तो 1658 से लेकर के 1707, ठीक है। अब ये समझिए कि औरंगजेब लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर के तौर पर हैं और इनके टाइम में ये जो है अपनी एम्पायर जो है पूरे इंडिया में बढ़ा चुके हैं। अब यहीं पर ब्रिटिशर्स भी चाह रहे हैं कि हम अपना मैक्सिमम एम्पायर एक्सपैंड करें और पूरी तरीके से जो सदर्न इंडिया है यानी कि पश्चिमी तट और जो दक्षिणी तट के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर हम अपना एम्पायर को फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि औरंगजेब के ही शासनकाल में ब्रिटिशर्स ने कुछ मुगलों के जहाज को उन्होंने बंधक बनाया था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि औरंगजेब ने उन शिप्स को और जो ब्रिटिशर्स के जो आर्मी थे नेवल आर्मी थे उनको डिफीट की और इस तरीके से ब्रिटिशर्स को औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को अपनी अधीनता मनवा ली। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर क्या हो गया कि औरंगजेब के टाइम तक में ब्रिटिशर्स जो है वो इतने पावरफुल नहीं हुए थे नेवी वाइज भी और समुद्री तट पे, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी अधीनता अंग्रेज़ों को मनवा ली थी। लेकिन जो रियल क्लैश शुरू होता है वो औरंगजेब के समय के बाद से शुरू होता है, यानी 1707 से लेकर के 1857, ठीक है। यहाँ तक ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार विस्तार कर रहे हैं। जो हमने अभी टर्म्स में देखा कि कैसे कैसे वो एक्सपैंड करने लग रहे हैं, ट्रेड को, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया होगा इनका साम्राज्य विस्तार होगा। साम्राज्य विस्तार यानी एक तरीके से एम्पायर एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और एम्पायर एक्सपेंशन होगा तो वहाँ के ट्रेडर्स के अलावा वो यहाँ पर एम्पायर एक्सपेंशन के लिए रूलर बनने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे, चूँकि आज यहीं तक हम देख रहे हैं, अगले क्लास में जो हम देखेंगे वो एम्पायर एक्सपेंशन की कैटेगरी में देखेंगे और इसको अगले टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे एम्पायर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और विद दैट वो हम स्टार्ट करेंगे इन बंगाल, दैट इज़ पलासी एंड बक्सर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।